आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एसिडिटी ऑफ स्टमक, दैट इज़ मैदे की तेज़ाबियत और जलन। आम लफ्ज़ों में इसे एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ भी कहा जाता है और हम डॉक्टर्स की ज़ुबान में इसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहा जाता है। क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, एमरजेंसीज़ में बहुत सारे पेशेंट्स इस बीमारी के साथ प्रेजेंट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बीमारी में होता क्या है और कैसे होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जब हम नॉर्मल एक बंदा जब खाना खाता है तो वो उसके खुराक की नाली से होता हुआ उसके स्टमक में चला जाता है। स्टमक डाइजेशन का सबसे पहला पार्ट प्ले करता है। फूड को मैकेनिकली एक तो डाइजेस्ट करता है, यानी उसको चर्निंग के प्रोसेस से गुजारता है। फिर स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है जिसे कि हम HCl कहते हैं, जो कि खाने के मुख्तलिफ अज्जा को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। एक जो नॉर्मल इंसान होता है, जो एक हेल्दी उसका जो स्टमक है, उसमें एक स्फिंक्टर होता है जो कि आपको यहाँ ब्लू एरोज से नज़र आ रहा होगा। ये क्लोज रहता है और जो एसिड है उसका बैकवर्ड एसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन डिजीज़्ड लोगों में ये रिफ्लक्स यानी एसिड बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम जिसके साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं वो है एपिगैस्ट्रिक पेन, यानी एक ऐसे एरिया में पेन होता है जो कि हमारी जहाँ रिब्स ख़त्म हो रही होती हैं उनके दरमियान का ये एरिया होता है। यहाँ ये दर्द की शिकायत करते हैं। इसके अलावा सीने में जलन की शिकायत करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आकर ये कहते हैं कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमारी नेक में, हमारे गले में कोई चीज़ फंस गई है, कोई लंप है। इन पेशेंट्स को ऑन एंड ऑफ खांसी लगी रहती है और उसकी वजह भी रिफ्लक्स ही होती है। इनको खाना निगलते हुए तकलीफ़ होती है जिसको हम डिस्पेजिया कहते हैं। इन लोगों को अक्सर औकात सोर थ्रोट यानी गले में दर्द की शिकायत रहती है। टॉन्सिल, इनको लगता है जैसे इन्हें टॉन्सिलाइटिस हो गया है, बट एक्चुअली ये एसिड होता है जिसके रिफ्लक्स की वजह से इन्हें प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों में एसिड का रिफ्लक्स इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें कान में भी दर्द आना शुरू हो जाती है और ओटाइटिस मीडिया यानी कान की इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। बाज़ लोग जिन्हें एस्थमा होता है उनका एस्थमा वर्सन हो जाता है, ये देखने में आया है इस डिज़ीज़ के साथ। फिर चूँकि रिफ्लक्स हो रहा होता है तो उसकी वजह से दांतों का जो इनेमल है वो उतरना शुरू हो जाता है, दांतों की इरोजन स्टार्ट हो जाती है। एक बहुत एम्बैरेसिंग किस्म की सिचुएशन इन लोगों के लिए क्रिएट होती है कि इनकी जो ब्रेथ होती है वो बहुत फाउल स्मेलिंग हो जाती है। फिर इन पेशेंट्स का दिल ख़राब होता रहता है। अक्सर औकात इनको वॉमिटिंग की तकलीफ़ भी रहती है। इनको चेस्ट में पेन होती है जो कि प्रिकिंग होती है, ऐसे जैसे कुछ चुभ रहा हो, और इस पेन को हार्ट अटैक की पेन से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। फिर इन लोगों को ब्लोटिंग और फ्लैटनेस का मसला रहता है। खट्टे डिकार आते रहते हैं। हिकअप्स, हिचकियाँ लगी रहती हैं। बाज़ औक़ात ये हिचकियाँ 1 से 2 दिन तक भी चलती रहती हैं। इसके अलावा चूँकि एसिड का रिफ्लक्स हो रहा होता है तो वो ऊपर लेरिंग्स पे जाकर लगता है, जिसकी वजह से लेरिंजाइटिस भी हो सकता है और आवाज़ में होर्सनेस आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट को हम 3 अप्रोचेस में यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहली अप्रोच है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि BMI के अकॉर्डिंग अपने वेट को लूज़ करना पड़ता है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उन लोगों को चाहिए, और उनको ये बीमारी भी है, उनको चाहिए कि वो अपना वज़न कम करें। इस सिलसिले में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, मेरी अपनी एक वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। फिर इन लोगों को लार्ज मील्स अवॉइड करने होते हैं। बेस्ट इनके लिए ये है कि ये दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के बजाय 6 से 7 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ताकि इनके मैदे पे प्रेशर कम बढ़े। फिर इन्हें कुछ ख़ास तरह के खाने अवॉइड करने होते हैं, जिनमें जैसे चॉकलेट हो गई, क्योंकि ये खाने क्या करते हैं कि वो स्फिंक्टर जिसमें के स्टमक के कंटेंट्स को स्टमक के अंदर रोक के रखना है, ये खाने उस स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देते हैं
और जो फूड है वो वापस ऊपर की तरफ जाता है, एसिड वापस ऊपर की तरफ जाता है। इसमें सिट्रस जूसेस आ जाते हैं, टोमेटो केचप हो गई या दूसरे जो टोमेटो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। फिर इसके अलावा कॉफ़ी का सर्टेन लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कैफ़ीन और कॉफ़ी जो है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। सोने से 3 घंटा पहले आपने कुछ नहीं खाना, और जब आपने सोना है तो आपने 2 तकियों का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बेंडिंग और स्टूपिंग को आपने अवॉइड करना है, इसकी वजह से भी जो रिफ्लक्स है वो बढ़ जाता है। फिर हमारी अप्रोच है फार्माकोलॉजिकल, यानी ये कि हम मेडिसिन्स के थ्रू भी इस बीमारी को ट्रीट करते हैं। इसमें बहुत कॉमन है 1970s से चल रही हैं एंटासिड्स, जो कि बेसिकली एसिड का असर ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट्स, PPIs, प्रोकाइनेटिक्स, रिफ्लक्स इनहिबिटर्स, ये सब आपका डॉक्टर आपका मुआयना करने के बाद आपको देता है। सिवियर केसेस में जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं या फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सब फेल हो जाता है, वहाँ पर इवेंचुअली फिर सर्जरी करनी पड़ती है, जिनमें कुछ फेमस प्रोसेसेस हैं लाइक फंडोप्लाइकेशन एक्सेट्रा। इस सब से पहुँचने से बेहतर है कि आप लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस ले आएँ। अगर आपके इस सिलसिले में कोई सवालात हों तो ज़रूर पूछिएगा। आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कंसल्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट मौजूद है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद हेल्थ टिप्स जो हैं वो मिलती रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।